नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 24 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशन। देखिए यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है। अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है, ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 856488053096906608 पे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स, जिस पे फ्री में हम लोग चैनल प्रोवाइड करते हैं और उसमें पेड कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है पिक्स के माध्यम से। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज टेलीग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी, और ओनली यूपीएससी आप लिखेंगे तो डेडिकेटेड यूपीएससी का चैनल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, आज का जो हमारा फेवरेट टॉपिक्स हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आने के उनके चांसेस ज़्यादा प्रबल हैं, वो हैं ये वाले। देखिए गुजरात में भी एंटी कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण विरोधी कानून के जो प्रावधान आए थे उसको भी गुजरात हाईकोर्ट ने रोक दिया है। ठीक, तो इससे क्या चीज़ें कंसर्न है, सारी चीज़ें देखेंगे, और भी कौन कौन सी स्टेट ऐसा जो है कानून लेके आई हैं और संविधान क्या कहता है ये भी देखेंगे। पॉलिटिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। पीएम कुसुम और रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, इनसे संबंधित न्यूज़ है, देखेंगे। पूरे दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड जाइडस कैडिला की जाइकोव डी नाम की एक जो है डीएनए को डोनेट कर रहा है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो है अब आ गई है वैक्सीन, इसको अप्रूवल मिल गया। भारत में इसको इमरजेंसी जो है यूज़ के लिए जो है अप्रूव कर दिया गया है। ठीक, तो इसलिए इसको ये देखेंगे हम लोग, फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। हालांकि पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, याद है किसी को। और जो है वाई आर ऑयल एंड गैस कंपनीज एक्सप्लोरिंग ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस। भैया जितने भी ओएनजीसी, इंडियन ऑयल है, जितने भी जो है ये पेट्रोल डीजल वाली कंपनियां हैं, अब ये सब जो है अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है ये सारी चीज़, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मेंस में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। आज लिख लो, अभी का समय लिख लो, बिल्कुल आएगा, देख लेना। चाइना ने भी एक नया जो है डेटा प्राइवेसी लॉ लेके आए हैं, तो ये क्या है, इससे संबंधित यूरोप वाले से कैसा है, ये सारी चीज़ें अब इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन करके। ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कि जो प्रावधान हैं गुजरात के धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधानों को गुजरात के हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भैया रुको, अभी थोड़े दिन रुको, अभी ज़्यादा तेज़ी से मत आओ। इस कानून का नाम था गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक, और इसमें यह था कि जो भी दो पार्टियां कौन है, जो है कोई दो लोग हैं, वो अगर जैसे एक होगा पीड़ित जिसका कन्वर्जन कराया गया है, और दूसरा जो उसके साथ में जो करवा रहा है, या तो दूसरे की मर्जी से या फिर फोर्सफुली, तो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए मैरिजेस में और भी कई जगह तो ये आया था कानून। अभी इसको हाई कोर्ट ने उसके जो कई जो है महत्वपूर्ण प्रावधान पे उन पर रोक लगा दी। ठीक, संदर्भ ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैसे तो अगर आप देखा जाए तो फंडामेंटल राइट है कि हम अपना जो है कौन हमारा मैरिज का पार्टनर कौन होना चाहिए, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है। क्या रिलीजन हमें होना चाहिए, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जरूर है कि भैया फोर्सफुल कन्वर्जन अगर कोई करा रहा है तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए जो है कई सारे स्टेट लेके आए हैं ये कानून, यूपी भी लाया है, मध्य प्रदेश भी लाया है, गुजरात भी लाया है। अब जो है गुजरात के हाईकोर्ट ने जैसे अभी इसको रोक दिया है, तो ये हाईकोर्ट ने अगर रोका है एक ने, तो बाकी जगह भी आपको पता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की होने की वजह से, ठीक, आर्टिकल नंबर 129 पढ़ लेना, तो उसकी वजह से बाकी जगह भी इसके कुछ ना कुछ जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन यह है कि देखा जाएगा आगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि फंडामेंटल जो राइट है वो खुद से है किसी के। अगर कोई फोर्सफुल करा रहा है तो कंसेंट के बिना तो दिक्कत है। और इस वाले में जो है आपका गुजरात वाले जो एंटी आया है ये कन्वर्जन लॉ, इसमें क्या चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो चैलेंज है, चुनौती संवैधानिक वाली, वो तो है ही है। अभी कुछ टाइम के लिए अभी रुक गई कि स्टे लगा दिया गया है। और जो कई सारे ऐसे कपल थे
जो इस कानून आने की वजह से जो है थर थर काँप रहे थे कि भैया अब क्या होने वाला है, तो उनको भी थोड़ी बहुत रिलीफ मिल गई है कि हाँ चलो अभी स्टे लगा दिया, ऐसा नहीं होगा कि जो है मतलब उनके ऊपर कोई एक्शन हो लगे। अब इस वाले लॉ को के अंदर चैलेंज क्या था कि जो आपका 2003 में गुजरात फ्रीडम और रिलीजन एक्ट आया था, उसी को चेंज किया गया था, यहाँ पर अमेंडमेंट लाया गया था 2021 में। और अमेंडमेंट जो है वैसा ही है जैसे बाकी जगह उत्तर प्रदेश जो लाया गया है कन्वर्जन वाला, एंटी कन्वर्जन लॉ वैसा ही है। इस लॉ में ये कहा जाता है कि जो लोग भी जो है मैरिज कर रहे हैं इंटरफेथ, मतलब अलग अलग धर्मों के, उन दोनों के बीच में किसी को भी फोर्सफुली जो है कन्वर्जन ना कराया जाए। ठीक, अब मान लीजिए एक पार्टी है बी, एक पार्टी है ए, ठीक, तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बी का कन्वर्जन कराया गया, तो इस वाला जो गुजरात वाला जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, इसमें क्या कहता है कि इनका कन्वर्जन हुआ, लेकिन अब कोर्ट में प्रूफ ए को करना पड़ेगा। मैरिज हुई है अगर दोनों के बीच में और दोनों ही अलग अलग धर्म के हैं, तो बी का कन्वर्जन हुआ तो ए को ऊपर ये है, उनको बर्डन ऑफ प्रूफ इनको ऊपर रहेगा कि कोर्ट में इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया हमने कोई जोर जबरदस्ती ना करी थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता से अपने जो है होशो आवास में अपने किसी डर बिना प्रेशर के कन्वर्जन कराया है। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें यह है कि यहाँ पर कन्वर्जन तो किसी तरीके का होगा ही नहीं, उससे पहले ही इनको अगर इनका होना तो ए को जाकर जो है गुजरात स्टेट से सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ये लिखा हुआ है, प्रायर सेक्शन लेना पड़ेगा स्टेट से, इंडिविजुअल को कंसेंट, चाहे मतलब उसकी कैसी कन्वर्जन है उससे पहले। ठीक, इनका हो रहा है तो ये मतलब इनको पहले ए के ऊपर मतलब यहाँ पे अब हो गया। पहले क्या होता था 2003 वाले में कि बी को बताना पड़ता था कि हाँ हमारे ऊपर कोई वो नहीं था, हमने खुद ही किया, ये सारी चीज़ें। अब इसी तरीके से यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी जो है धर्मांतरण विरोधी कानून आ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे इसका जो निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे मैंने आपको बताया, अब जो है विक्टिम के ऊपर नहीं, जो दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर आ गया है। ठीक, और जो है अल्योरमेंट भी कई बार ये होता है कि मतलब किसी को बहला कर फुसला के धर्मांतरण कराया गया है, तो उसकी जो डेफिनेशन जो लॉ में दी गई है बहुत ही वेग है, कोई भी कुछ भी बता के हाँ अल्योरमेंट किया गया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, तो इस तरीके से इसको जो है जेल में डालो, इस तरीके का काम हो सकता है इस वाले लॉ के जरिए। जो इसका एक क्रिटिज्म है, आलोचना है, बहुत ही ब्रॉड टर्म दिए गए हैं, जिसका मतलब कि डेफिनेशन अपनी अपनी व्याख्या लोग कर सकते हैं अपने अपने अनुसार, अपने अपने फ़ायदे के लिए। ठीक, और प्रशासन इसका दुरुपयोग कर सकती है, सीधी बात यह है। और जेल टर्म अलग अलग है, मतलब महिला के लिए अलग जेल टर्म है और पुरुष के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और साथ ही साथ जो है जो इंट्रूजन है, ठीक है ना, जो लेजिटिमेट, मतलब एक तरीके से सरकार जो है घुस रही है फैमिली के डिसीजन में, सोसाइटी के डिसीजन में, इंटरफेयर मैरिजेस में, इसमें इंडिविजुअल के भी डिसीजन में जो है हस्तक्षेप कर रही है, तो ये भी एक इसकी आलोचना है। और ये है कि भैया पुलिस इंक्वायरी हो सकती है, सरकार के पास अब ये पावर आ चुकी है। ठीक, तो मतलब ये देखने के लिए कि क्या इंटेंशन है पार्टियों के, और ये कन्वर्ट मतलब क्यों कराया जा रहा है, तो इस तरीके का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, इस वाले लॉ के द्वारा, और इसीलिए जो है इसको स्टे किया गया। बाकी बात आगे देखी जाएगी। लॉ जो है इंटरफेयर करता है इंडिविजुअल की एजेंसी में, जैसे मैंने बताया कि भैया उनको अपना जो है ये पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे मतलब मेन चीज़ है कि फोर्सफुल कन्वर्जन ना हो, तो उसके लिए जो है घुस रहे हैं, तो वो उसकी भी आलोचना हो रही है। काफ़ी वेग और स्वीपिंग जो है यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, किसी के पर्सनल अफेयर में हस्तक्षेप किया जा रहा है, और फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन और राइट टू चूज़ ए पार्टनर, ये सब जो है फंडामेंटल राइट है, मतलब अपना हम क्या धर्म हम अपनाते हैं, ये भैया ये भी हमारे जो संविधान के हिसाब से तो ये भी है कि हम कोई भी धर्म ना अपनाना चाहे तो वो भी ठीक है। ठीक, और कौन हमारा पार्टनर होना चाहिए ये भी हमें फंडामेंटल राइट है। तो अब ये न्यू एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये इन सब के जो है हस्तक्षेप कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ था, गुजरात उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि 2003 में जो आया था उसका सेक्शन 3 जो था, उसमें देखा गया है कि जो दो कंसेंटिंग एडल्ट हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 3 धारा 3 के अंतर्गत जो है दो लोग जो अपनी सहमति से जो वयस्क हैं वो कोई इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए भाई, मतलब सरकार को, उनको अपना राइट है। ठीक, लेकिन इस धारा 3 में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंटरफेयर करा जा सकता है, भले ही वो वयस्क हों, कंसेंट से जा रहे हों, इंटरफेयर मैरिज कर रहे हो, लेकिन सरकार जो है
वो जाके उसमें हस्तक्षेप करेगी कि भैया क्या वो किसको चूज़ करना है क्या नहीं। ठीक, तो ये एक तरीके से उल्लंघन है आर्टिकल 21 का, ठीक है ना, राइट टू प्रिवेसी है पुट्टू स्वामी वाले केस के द्वारा। और दूसरा ये है कि सेक्शन 6A ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अब जो दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए लड़का ने लड़की को कन्वर्ट करा दिया तो लड़के के ऊपर, लड़की ने लड़के से कहा कि नहीं नहीं तुम ये बन जाओ, तुम इस धर्म को करो, तो फिर लड़की के ऊपर आएगा, पार्टनर के ऊपर, जो हुआ है उसका नहीं। ठीक, अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पार्टनर के उसको शो करना होगा कोर्ट में। चौथा जो सेक्शन है वो ये बताता है कि जो एग्रीड पर्सन है, ठीक, उसका जो भी मतलब एग्री जिसका कन्वर्जन हुआ उसका, उसके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गया, कोई भी जो भी ब्लड से रिलेटेड है, वो जाके FIR कर सकता है आपका कन्वर्जन के अगेंस्ट में। ठीक, और यहाँ पे देखिए इस फैसले का जो प्रभाव होगा वो बाकी जो है स्टेट्स में भी होगा, बिल्कुल होगा। और इसमें जो है अभी तो ये काफ़ी शुरुआत है, प्राथमिक फैसला आया है, बाकी देखा जाएगा आगे। कम से कम इसमें यह है कि जो ऐसे कपल्स हैं उनको जो है हैरासमेंट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह कहा जा रहा है कि जो है जो भी ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशनल नुआंसेस हैं, अब जैसे जैसे फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसमें फिर और जो है चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि संवैधानिक तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें फॉलो हो रही थी या फिर क्या क्या नहीं होनी चाहिए आगे। ठीक, तो ये हम देखेंगे आगे। अभी जितनी उसमें थी जरूरी चीज़ें वो आपको यहाँ पे बताई गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो है PM कुसुम और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, अब फेज़ 2। ठीक, PM कुसुम जो है, अब देखो पहले तो ये बताते हैं संदर्भ क्या है। यहाँ पे जो हमारे पावर और मिनिस्टर फॉर पावर हो गए और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है RK सिंह जी, इन्होंने समीक्षा करी इन दोनों ही स्कीम्स की, किस तरीके से स्टेट के साथ में किस तरीके से कार्यान्वित हो रही हैं वाली स्कीम। अब देखो यहाँ पे जो है PM कुसुम जो है, यहाँ पे ये इसको व्यूमन एंड चाइल्ड वाली कोई स्कीम नहीं है, ध्यान रखना, मतलब ऐसा लग सकता है। ये स्कीम है किसान, के से किसान है, ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब इसी के जो है उससे ही मैं आपको पूरा समझाता हूँ। एग्रीकल्चर में जो कृषक है, किसान है, उसकी ऊर्जा का सुरक्षा करना है। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, किसान है तो वो सिंचाई करेगा, सिंचाई के लिए उसको पंप चाहिए पानी निकालने के लिए। तो पानी निकालने के लिए जो पंप है वो बिजली कहाँ से बनाए, सोलर से। ठीक, तो सोलर से बिजली बनाना तो ऊर्जा सुरक्षा उसको मिल रही है। एक तो ऊर्जा जो है आपका किसी वहाँ से जो है नहीं लेना पड़ रहा है, जो बिजली वाले आते हैं, अपना जो है जो कोयले वोले बन रही है यहाँ से सोलर से, तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो ले रहा है। ऊर्जा भी उसको जो है उसको कभी बिजली आ रही है नहीं आ रही है, सूरज है तो उसने स्टोर कर रखा, अपना चला रहा है। ठीक, और साथ ही साथ उत्थान कैसे हो रहा है, उत्थान ऐसे हो रहा है, मान लीजिए उनको 100 यूनिट की ज़रूरत थी, इन्होंने सोलर के जरिए जो है बिजली बनाई 120 यूनिट, तो जो 20 यूनिट जो इन्होंने एक्स्ट्रा बनाए इसको अब ये बेच भी सकते हैं, तो इनकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई। और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य है कि डबल करनी इनकम। ठीक, अभी तक तो 2022 था, अब देखते हैं कब तक ये कहाँ जाएगा, ये वाला फार्मर्स की जो इनकम को हमें डबल करना है वो क्या, उसका टारगेट जहाँ तक बढ़ी जाएगा। और एक कॉमन जो हर चीज़ का इस समय जो बहाना है वो है कोविड। ठीक, तो कोविड तो हमारे लिए है ही, ये काम आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए, तो ये वाली चीज़ है। तो कृषि जो है किसान के लिए ऊर्जा जो है सुरक्षा मिल रही है और उत्थान उनका हो रहा है कि भैया एक्स्ट्रा पैसे भी बना रहे हैं, तो उनको जो है पानी के लिए, सिंचाई के लिए जो है सोलर पंप भी मिल गया, उनको जो है आपका बिजली जो है एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गई, और साथ ही साथ जो है आपका कोई प्रदूषण भी नहीं हो रहा है और उनकी कमाई भी हो रही। ये वाली स्कीम जो थी गवर्नमेंट की, इसको बनाया गया था डीजल हो जाए, मतलब डीजल का खर्चा कम होगा, फार्मर्स की इनकम भी हो जाएगी। मार्च 2019 में जो है ये अप्रूव की गई थी, 2019 के जुलाई में चालू हुई थी। किसने लॉन्च की थी, PM कुसुम योजना, आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा ने करी थी। सोलर पंप दिए जाएंगे और न्यू पावर प्लांट होगा, और इससे यही है कि क्लीन एनर्जी निकाली जाएगी। और 3.5 मिलियन फार्मर्स को, मतलब 35 लाख फार्मर्स के लिए उनको सोलर दिया जाएगा। करीबन जो है इसमें फार्मर्स को 10 गीगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट के लिए इस स्कीम के थ्रू हो जाए। 10 गीगावाट जो ओवरऑल हम लोग जो सोलर एनर्जी बनाना चाहते हैं या फिर पूरी रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चाहते हैं, उसमें 10 गीगावाट इस PM की कुसुम योजना के अंतर्गत हमें बनाना है। इसके अंतर्गत यहाँ पे दिए जाएंगे 35 मिलियन फार्मर्स को। ठीक, जो लक्ष्य है यहाँ पर वो है 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाई जो है दिसंबर 31, 2022 तक। मतलब इतना मतलब अभी किया जा चुका है, इतना हमें करना है 2022 तक 30.8 गीगावाट का, और इसमें इतना करोड़ रुपया है।
और स्कीम को जो है एक स्टेबल और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम जो है रूरल लैंड ओनर्स को बन जाए 25-25 साल तक। जहाँ पे वो खेती होती नहीं कर सकते हैं वहाँ पे इसको लगा दें, और जहाँ पे खेती हो सकती है, देखो इससे मत समझना कि जहाँ पे खेती हो सकती है वहाँ पे हम लगा ही नहीं सकते सोलर पंप वाला, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि एक मिनिमम हाइट के ऊपर आपको लगाना। मान लीजिए ये आपकी फसल है, ये ज़मीन है, इसमें आपकी फसल ये लगी हुई है, ठीक, तो इसमें इन्होंने बोल दिया कि भैया जो है ये वाली हाइट जो है इसके ऊपर ही आपको सोलर पैनल लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फसल भी उग गई और ऊपर जो है सोलर पैनल भी लगे हुए। तो जहाँ पे जो है हो सकती है, कृषि हो सकती है, वहाँ पर उपज हो सकती है, वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम हाइट जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा जो यहाँ पे स्कीम है जिसकी समीक्षा की गई वो नाम है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2। अब रूफटॉप, अब जहाँ पे भी ये ज़्यादातर जो है आपका अर्बन एरियाज़ में थी, घरों पर लोग जो है छत पर रूफटॉप आपने देखे होंगे लगवाते हैं आजकल काफ़ी, ठीक, सोलर वाटर, सोलर हीटर, सोलर सब कुछ जो है, तो वो इसी स्कीम के अंतर्गत आता है। इसमें काफ़ी अच्छी जो है सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। पहले 3 किलोवाट का अगर आप लगवा रहे हो तो 40% है सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, यही MNR ही देता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा वाला। और 20% जो है 3 किलोवाट के बाद 20% मिलता है 3 किलोवाट पे, और जो ले रहे हो तो 3 पे पहले हो गया 40%, फिर जो 3 आपने लिया उस पर हो गया 20%, और फिर उसके ऊपर जितना भी आप लगाओगे 10 किलोवाट तक, तो वो जो है आपका मतलब 3, 3, 6 और 4, तो उस पर जो है आपका कितना आएगा, अच्छा मतलब 10 किलोवाट तक जितना भी है 3 से 10, ठीक, तो इसमें आपको 20% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। तो ये है रूफटॉप, छत पे जो है रूफटॉप लगा देना, उससे आप अपनी ऊर्जा बनाओ, जितनी ऊर्जा आपकी बच जाए वो नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में आप दे दो, जो ग्रिड होती है जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वहाँ से फिर उतने पैसे आपको उसके यूनिट के अनुसार मिल जाएंगे। अब इसमें जो है लक्ष्य है 40,000 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट में 2022 तक। अब देखो यहीं पे मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि जो पहले वाली स्कीम थी PM कुसुम स्कीम, अगर ध्यान से सुनना, तो अभी जैसे मैंने बताया था तो उसमें एक लक्ष्य बताया था 2022 तक। ये बताइए कि रूफटॉप वाले का लक्ष्य ज़्यादा है 2022 तक पूरा करने का कि PM कुसुम स्कीम का ज़्यादा है, ठीक। विदाउट देखे मैं देखना चाहता हूँ कितने अटेंटिव हो आप लोग को बताना है PM कुसुम योजना का लक्ष्य ज़्यादा है 2022 तक कि जो है रूफटॉप का ज़्यादा है, ठीक, ये बिल्कुल बताना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो ग्रिड कनेक्टेड जो रूफटॉप वाला होगा या फिर स्मॉल सोलर वोल्टाइक पैनल सेट सिस्टम जो होता है वो DC पावर बनाता है। कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा आ चुका है कई लोग से, और वैसे पूछते हैं कि जो ये सोलर पावर के थ्रू जो बनती है ये पैनल के थ्रू बिजली, तो ये किस टाइप की होती है, DC होती है कि AC होती है? तो DC पावर होती है। अब इसमें आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये दिया गया है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। और इसके साथ जो है सोलर वोल्टाइक पैनल को जो इसमें कन्वर्ट करके AC के थ्रू, और फिर AC में करने के बाद ही जो बिजली तार होते हैं ना जिससे ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे ये AC कन्वर्ट करने के बाद ही ट्रांसफर होती है। समझ में आ गई बात? तो DC जो है जनरेट होती है सोलर पावर के पैनल के जरिए, और फिर इसको ग्रिड में डालना है, इलेक्ट्रिक ग्रिड जो होती है जिसके थ्रू ट्रांसफर होती है उसमें AC में कन्वर्ट करके डालेंगे। ये याद रहेगा ना फैक्ट, ठीक। और इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका रूफटॉप ये बन जाए इंस्टीट्यूशनल, और ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिले, और डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल्स पे हैं, ये पेट्रोल डीजल इन सब पे वो ख़त्म हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, क्लाइमेट चेंज से लड़ते रहें, और बढ़िया लड़के हम लोग से विजय प्राप्त करें। और साथ ही साथ जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी निवेशकों का आता रहे, प्राइवेट सेक्टर का, स्टेट गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल्स का भी। नेट मीटरिंग क्या है मैंने अभी बताया था, फिर से आप लोग को जो है कमेंट का बॉक्स में इसको बताना है। देखिए दुनिया की सबसे पहली जो है DNA बेस्ड, ठीक, जाइकोव डी जो है DNA से है, DNA बेस्ड आपकी कोरोना की वैक्सीन आ गई है। भारत में CDSO ने रिकमेंड कर दी, सिफारिश कर दी है इमरजी यूज ऑथराइजेशन की, EUA, जायडस कैडिला की 3 डोज की कोविड-19 की वैक्सीन है जाइकोव डी, ठीक। ये 12 से जो है 18 साल के बच्चों के बीच में भी जहाँ तक लग जाएगी। इसमें मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये प्लास्मिड DNA के थ्रू वैक्सीन है। प्लास्मिड क्या होता है? सर्कुलर पीस होता है DNA का, ठीक, स्मॉल सर्कुलर पीस, जैसे ये आपका DNA रहता है ना, तो इतना ये पीस काट लिया मान लीजिए, और इस पीस में ये कोडिंग होती है कि भैया जो वो कोरोना बन गया है ना उसका जो ये कांटा लगा जो है, ठीक, स्पाइक, ये कैसे बनेगा, ये जब हमारे, और इसको हमारे वायरस को
जो वैक्सीन है इसको जो है हमारे प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन को हमारे जो है शरीर में डाला जाता है। डाला ये इंजेक्शन से नहीं डाला जाता है, ये किससे डाला जाता है? इंट्राडर्मली। ठीक, एक पिन प्रिक जैसी होती है, एक होता है ना, चुभा, एक हल्का चुभा दो, ऐसे हल्का ऐसे चुभा दिया बस, तो उस पर आप रख देंगे, बिना उसके जो है ये चली जाती है वैक्सीन। और ये जैसे प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे जाकर ये आपका स्पाइक प्रोटीन बनाएगा और फिर हमारी जो है जो इम्यूनिटी है वो उसको ख़त्म करेगी और याद कर लेगी कि हाँ ये इस टाइप का कांटा फिर से कोई आके वायरस अगर उगाता है तो उसको पीटेंगे हम लोग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये 3 डोज का है। ठीक, 3 डोज का है, और इसमें जो है इंट्राडर्मली लगता है, इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। और इसमें पहला तो आपका जब लगा, उसके बाद दूसरा 21 दिन पे और तीसरा 56 दिन पे लग जाएगा। और कंपनी ने ये भी कहा है कि 2 डोज वाला भी हम सोच रहे हैं, हमने देखा है वो भी ठीक है। और इसमें जो है 66% की इन्होंने वैसे एफिकेसी बताई है। अर्ली डेटा जो ट्रायल का डेटा उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उस समय सेकेंड वेव चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि डेल्टा के खिलाफ लड़ने में काफ़ी ठीक है। और 1000 जो है युवाओं ने इसमें पार्ट लिया था 12 से 18 साल तक के बीच में, उसमें भी इन्होंने कहा है कि एफिकेसी जिनके सिम्टम हैं कोविड वाले उनके अंदर 66.6 है, जिनको अभी मॉडरेट डिजीज़ है उनके अंदर तो 100% है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इंट्राडर्मल है, मतलब निडल फ्री इंजेक्टर होता है, वो चली जाती है आसानी से। आप लोगों ने किसी देखा भी होगा, पहले भी एक आई थी इस तरीके की वैक्सीन। ओनली निडल फ्री कोविड वैक्सीन ये दुनिया की हो जाएगी जिसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा है। तो वो जो उई अम्मा और वो जो होता ना आय दैया लगा दी बहुत तेज़, और ये वाले लोग जो हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ लगाओ, पता नहीं चलेगा। सुई का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। अरे यार कोई चाकू लेकर कुरेद थो ना देते हैं, आराम से जाओ बैठो, ज़्यादा हिलाओगे तो टेढ़ी हो जाएगी सुई, फिर और लगेगा, तो वो मत करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डीएनए जो है ये प्लाज्मिड वैक्सीन होता है, ये वैसे ही काम करता है जैसे mRNA वैक्सीन काम करती है। इसमें बॉडी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोड दिया जाता है एंटीजन का। एंटीजन क्या होता है? इसमें आपका स्पाइक प्रोटीन का। ठीक, एंटीजन का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो एंटीबॉडी जनरेटर। ठीक, तो ये एंटीजन उसको बोला जाता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन वाला जो है प्रोटीन वो जो है एंटीजन होता है जो कि एंटी आपका बॉडी बनवाता है स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ। ठीक, तो ऑक्सफोर्ड जो कोविशील्ड है, जो आपकी स्पुतनिक है, ठीक, ये सिमिलर तरीके की है, वायरल वेक्टर पे काम करती है। कोवैक्सीन आपकी जो इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड वायरस पे काम करती है। ये सब जो है वहीं उसके कांटे को ही जो है वायरस का कोड दे के बना रहे हैं कांटे को। ठीक, और नोवावैक्स जो वैक्सीन है ये प्रोटीन खुद ही डिलीवर कर देता है सीधे ही, तो जो है आप हमारी बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समझ जाती है। कोवैक्सीन किल्ड वाले को करती है, कोविशील्ड जो है बहुत ही पिटे हुए को करती है, वैक्सीन को मतलब डालती है वायरस को हमारे अंदर। और जो है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जरूर लगवाना चाहिए। और मिशन कोविड सुरक्षा जो है वो यही है भारत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमें कहीं से इंपोर्ट ना करनी पड़े। सब कुछ मतलब प्री ट्रायल से लेके वैक्सीन तक जो है हमें कहीं पे अफोर्डेबल, सस्ती, एक्सेसिबल सबको मिले, ये जो है हमें बनाना है वैक्सीन। इसी का नाम है मिशन कोविड सुरक्षा। ठीक, और इसमें फ़ेज़ 1 जो था आपका 900 करोड़ रुपये लगे थे, 12 महीने का था। इसमें ये आप कौन चला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चला रहा है, और साथ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है बिराक की, उसके साथ में किया जा रहा है। तो डीबीटी जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, बिराक के साथ में मिलकर ये मिशन कोविड सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई पुरजीत? ये है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि तेल और गैस कंपनियां हरित ऊर्जा विकल्प क्यों तलाश कर रही हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि भारत में लक्ष्य भी है 450 गीगावाट हमें जो है अक्षय ऊर्जा बनानी, रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, जिसमें आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, स्मॉल बायोमास वो हो गया, स्मॉल हाइड्रो हो गया, सॉरी बायोमास वाला हो गया जो होता है ना, जैसे गोबर गैस और ये सारी चीज़ें। ठीक, स्मॉल हाइड्रो हो गया, 25 मेगावाट के जो कम छोटे वाले जो होते हैं वो भी हो गए। ठीक, तो ये सारे जो अक्षय ऊर्जा जो होते हैं इनके थ्रू हमें 2030 तक 450 गीगावाट हमें बनाना है। तो उसमें इतना बड़ा लक्ष्य है, और साथ ही साथ जितने भी ये ONGC हो गए या फिर जितने भी ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां हैं। ठीक, अब देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं अप स्ट्रीम और एक होती हैं बैक स्ट्रीम कंपनियां। तो बैक स्ट्रीम समझ रहे हो कौन सी कंपनियां हैं? जो है क्रूड ऑयल लेके आती हैं। क्रूड ऑयल हम सीधे अपनी गाड़ियों में डालते हैं, हम उसको रिफ़ाइन करते हैं, और रिफ़ाइन करने के बाद फिर उसको पेट्रोल बनता है, उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जो बैक स्ट्रीम वाली कंपनियां हैं जैसे कि ONGC, ये क्रूड ऑयल लेके आता है, ये एक्सप्लोर भी करता है, सारी चीज़ें हैं, फिर ये क्रूड ऑयल आ गया, फिर उसके बाद जो है रिफ़ाइन करना है, फिर उसको अप जो है आपका
अप स्ट्रीम जो होता है वो आपका, सॉरी यहाँ पे बैक स्ट्रीम अप स्ट्रीम को बोला जाएगा, आप समझिए, फिर से बताना पड़ेगा। अप स्ट्रीम और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम में वो हो गया कि एक्सप्लोर करना क्रूड ऑयल को या फिर गैस को, और फिर उसको जो है एक लेवल पे लेके आना, जैसे क्रूड ऑयल आ गया, फिर उसको रिफाइन करने के बाद से फिर वो डाउन स्ट्रीम आता है, जहाँ पे मार्केट वार्केट किया जाता है, जहाँ पे आपका इंडियन ऑयल और ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो अप स्ट्रीम में जहाँ पे गैस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सकवेट कर रहे हैं, या फिर क्रूड ऑयल को जो है निकाल रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ONGC हो गया और गेल हो गया। अब उसको मार्केट करना है, रिफाइन करना, वो कौन करेगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और ये सारे HPCL, ये सब करेंगे। ये समझ में आ गई, ये दो चीज़ें। अब इन लोग को देखो, इतनी ज़्यादा बड़ा हमारे पास टारगेट भी है, तो इसको ये लोग उसी फील्ड में भी हैं, तो थोड़ा वो चेंज करके सबसे ज़्यादा सक्षम यही लोग हैं कि जो है अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ सकें। और साथ ही साथ इनका खुद का भी, अब मान लो कल, अब फ्यूचर तो भैया ग्रीन एनर्जी है, तो इन लोग को धीरे धीरे उस पर शिफ्ट भी होना है ना। अगर डाइवर्सिफाई भी तो करेंगे अपना जो है थोड़ा सा जो काम धंधा है, ताकि जो है आगे ये लोग भी सस्टेनेबल कर सकें और धीरे धीरे जो है शिफ्ट कर जाएं। तो अब हो क्या रहा है, जैसे HPCL ने जो है टाटा पावर के साथ में वो मतलब मिलके चार्जिंग स्टेशन, ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आराम से चल सकें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ख़ुद भी जैसे ONGC का हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, हम लोगों ने NTPC का भी पढ़ा था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, कि वो भी अपने यहाँ जो है कई सारे जो है ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, पढ़ा था ना। उसका क्या प्रोजेक्ट का नाम था बताइए? तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि ये लोग धीरे धीरे जो है इस जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो जीवाश्म वाले जो हैं, इनसे हटकर फिर धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ जाएं। बस यही चीज़ यहाँ पे इसमें बताई गई है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को मैंने आपको समझा दिया है। 450 गीगावाट का जो है टारगेट है, 100 गीगावाट अभी हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ONGC का टारगेट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 गीगावाट है, 2040 तक रखा है इन्होंने। हमारा 450 तक का कब तक है? 2030 तक, ध्यान रखना 2030। और इसमें और भी कई सारी कंपनियाँ हैं ONGC, 10 गीगावाट 2040 तक है। गेल ने रखा है 1 गीगावाट 3-4 सालों में रखा हुआ है। डाउन स्ट्रीम जो प्लेयर्स हो गए, इंडियन ऑयल और आपका जो है इंडियन ऑयल का जॉइंट वेंचर हो गया, इजराइल बेस्ड एक कंपनी है आपका जिसका नाम है फिनर्जी, इसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टोरेज बनाएंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है आपका टाटा पावर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जो है चार्जिंग के लिए बनाएगा। BPCL ने भी जो है अपना रिन्यूएबल के टारगेट्स दिए हुए हैं। ठीक, अगला जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि चीन का नया डेटा गोपनीयता कानून। अब देखो क्या हुआ है कि डेटा जो है इज़ द न्यू ऑयल बोला जा रहा था, और जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मैं बस इसको इंटरलिंक करके आपको बता रहा हूँ कि प्लास्टिक जब आई थी तो हमने कहा था वाह क्या बात है, सबसे बड़ा जो है वरदान प्लास्टिक है, सस्ता भी है, बिल्कुल कुछ भी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग में आ जाता है, रिलायबल भी होता है, जल्दी फटता उठता नहीं है, काम आता है। ठीक, वैसे जब डेटा आया, अरे वाह क्या बात है, इंटरनेट आ गया तो चाहे उससे कॉल कर लो, वीडियो कॉल, 7 समुंदर पार अब जाके पिया से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे सारी बातें हो जाएंगी, और जो है बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज़ आ रही हैं, सारे काम हो जा रहे हैं इंटरनेट के जरिए डाटा। लेकिन अब ये डाटा क्या हो रहा है कि कई सारी कंपनियां, कई सारे देश अपने यहाँ स्टोर करके वही डाटा हमको जो है पलट के बेच रहे हैं, या फिर हमारे जो चॉइसेस हैं उनको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जो है लोग जो है डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक तरीके से इसके थ्रू जो है नेशनल सुरक्षा को, नेशनल सिक्योरिटी को भी मजबूत कर रहे हैं। और जो है कई लोग जो है दुरुपयोग भी स्टेट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां भी कर रही हैं, जैसे कि लोगों को जो है, जैसे आपने मान लीजिए किसी ने देखा कि ये तो भैया जूता खरीदता ही खरीदता है, ठीक, तो उसको जो है जो भी जूते के दाम दिखाए, तो मान लीजिए बाकी 100 रुपये में बेच रहे थे, इसको 105 रुपये में बेचेंगे, क्यों? उसको फिर उसी हिसाब से दिखाएंगे। ये हो रहा है। साथ ही साथ जो है क्या हो रहा है कि हैकिंग, उसको जो है किसी को बेच दिया डार्क वेब पे, ठीक, और बेचने के बाद जो है वो वहाँ पे जो है लोग को इन लोग का जो है पैसा वैसा चोरी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ठीक, या फिर जो है एक प्रोफाइलिंग कर दी, अच्छा ये जो है बंदा ये जो है इस जात का है, इस धर्म का है, तो इसको ये चीज़, इस पर नज़र रखो, इसको जो है परेशान करो। तो ये कई सारी चीज़ें जो है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भी कर रहे हैं। तो इसी में इंडिया भी डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी लेके आ रहा है। एक यूरोप में चल रहा है GDPR करके एक है, उसी को जो है उसी के तर्ज पे चाइना ने भी नया डेटा प्राइवेसी लॉ लेके आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भैया जो भी आपको डेटा लेना है, पहली बात तो ये है कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, जो है अनुमति सहमति लेनी पड़ेगी जिस हमारी जो चाइना के सिटीजन है उससे,
ठीक, प्रायर कंसेंट, ये नहीं बाद में बता दिया हाँ हमने आपका डेटा चूसा था, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले लेना पड़ेगा। और डेटा आप अपने यहाँ जो है चाइना में ही रखेंगे, बाहर नहीं ले आ सकते। और ये इन्होंने वैसे बोला तो चाइना ने ये है कि हमारे यहाँ की कंपनियाँ स्टेट गवर्नमेंट की और जो प्राइवेट है दोनों के ही ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि प्राइवेट वाले के ऊपर ज़्यादा ही रहेगा। और उन्होंने कहा है कि जो भी अगर हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है तो बाहर भी जो है अगर उसको लेके जाता तो उसके ऊपर भी लागू होगा। तो इनका जैसे यूरोप में जो लॉ है, अगर मान लीजिए कोई इंडिया वाला यूरोप से बात कर रहा तो इंडिया वाला भी उस लॉ के अंतर्गत आ जाता है, समझ रहे, क्योंकि उसका भी डेटा तो सेव हो रहा है ना। तो वैसे ही चाइना का भी आ जाएगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया चाइना हो सकता है, जो मैंने अभी कंसर्न्स बताया, चिंताएं, वो भी कर सकता है। चाइना में कंपनियां हो सकता है कि, लेकिन कुछ भी हो, चाइना अपना डेटा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं उसको मैनिपुलेट होने देगा। और इंडिया भी इसी उस पे तर्ज पे थोड़ा काम वाम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, लोगों की प्राइवेसी के लिए बढ़ाने के लिए। हालांकि हर सरकार बोलती यही है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए ही ये काम कर रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं बैक ऑफ द ग्राउंड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। और बस ये है कि जितना ज़्यादा पारदर्शिता बनी रहे लॉ में उतना बढ़िया है। कि कोई अगर किसी का जैसे स्नूपिंग हो रही है, किसी की जो है किसी पीछे जो है वो किया जा रहा है, स्पाइंग करी जा रही, जासूसी हो रही, तो उनको पता होना चाहिए भैया हाँ ये नंबर की हमने टैपिंग करी, ठीक है ना। वैसा नहीं होना चाहिए जैसे एनएसओ का अभी था ना पेगासस वाला कांड, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ब्रिजिंग ने ज़्यादा बोल दिया कि भैया हम डेटा जो है हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, जो भी लोग टेक्नोलॉजी वाले काम करते हैं उनको रेगुलेट करेंगे। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ ने जो है रूल और ये सब रेगुलेशन बना दिए हैं। पहले क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे लॉ थे, अब पूरा एक व्यापक तरीके से बढ़िया बना दिया है लॉ। और इसमें जो है वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सर्विलांस वैसे मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। और जो आपका ये यूरोप का है जनरल GDPR, जो मैंने आपको बताया था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसी के तर्ज पे बनाया गया है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल हैंडल करेगा चाइनीज सिटीजन का पर्सनल डेटा, तो वो बहुत ही कम डेटा कलेक्ट करेगा और साथ ही साथ उससे पहले उनको कंसेंट या फिर अनुमति भी लेनी पड़ेगी, ठीक। चाइना का जो लॉ है वो यही है कि जो इनकी विधायिका है सबसे पहले बड़ी, जो है जैसे हमारे यहाँ संसद है, तो उन्होंने वो बोला कि चाहे स्टेट हो चाहे प्राइवेट एंटिटी हो, उनको जो है हैंडल पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो कम करो, और दूसरा है कंसेंट लो। साथ ही साथ जो है एक्सेस जो है स्टेट सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये बात साफ़ है बिल्कुल, ठीक, इसमें कोई मनाही नहीं है। और जो है पहले हालांकि पीछे देखा गया है जिंगजियांग प्रोविंस में चाइना ने डेटा एक्सेस करके उन लोग के खिलाफ काफ़ी जो है काम किया था। और यहाँ पे ये भी है कि स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि भैया पर्सनल डेटा जो भी आए तो उससे प्रोफाइलिंग ना हो और उनके एल्गोरिथम यूज़ करके उनको जो है अनफेयर प्राइस पे कोई चीज़ ना बेची जाए। ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये की चीज़ है वो 105 में बेच रहे हैं, हो सकता है ये भी हो कि अगर ये उनको पता है कि ये खरीदेगा तो यहाँ से इनके थ्रू जो है स्टॉक खाली करा लिया अपने जूतों का, ठीक है, इनको 90 रुपये में बेचने लगे, और बाकी जो लोग हैं जो कभी कभार खरीदते हैं उनको जो 105 रुपये में उनसे जो है सब्सिडाइज करा लिया, क्रॉस सब्सिडाइज करा लिया। ये वाली बात है महंगा बेच के, ठीक। शॉपिंग हिस्ट्री देखते हुए ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जो है लॉ ये भी कहता है कि चाइनीज़ नेशनल का जो भी डेटा है वो किसी और कंट्री में नहीं जा सकता है, और ऐसा मनाही ही है। और यहाँ पर जो है लॉ है वो आपका गवर्नमेंट बैक्ड चाइना कंज्यूमर एसोसिएशन है, उसने कहा है कि भैया ये तो गलत है, कई सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है जो है जो लॉ में बताया गया है, और इसके ज़रिए जो है बुलिंग भी हो जाती है कई बार। हाँ, ये भी एक कंसर्न है, चिंता है कि लोग बुलिंग भी कर देते हैं, मतलब साइबर क्राइम भी इसमें बढ़ जाते हैं, और जो है किसी को बता देंगे अच्छा तुम ये खरीद रहे थे बेटा, है ये वाली चीज़ें लेते हो इंटरनेट से शॉपिंग हिस्ट्री निकाल के, तो ये बताएंगे अब तुमको, या फिर हम ये चीज़ फैला देंगे, इस तरीके की भी होती है वहाँ पर। और शेयर मार्केट जो है आपका इसकी वजह से चाइना का गिर गया, ठीक, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और सिमिलर डेटा प्रोटेक्शन लॉ हर जगह पे आ रहा है, इंडिया में भी इसको लाया जा रहा है। आपका 2018 में GDPR जो आया था यूरोप का, उसमें भी इसी तरीके के कई सारे जो है सिटीजन के डेटा को प्रोटेक्ट करने और सर्वर मतलब उनका डेटा वहीं पे रखने की बात है। और वो भी जो है बाहर के जो कंट्री हैं अगर उनसे कोई बातचीत हो रही इंटरनेट के थ्रू तो वो भी जो है उसके दायरे में आ जाता है, वैसे यहाँ पे चाइना वाले में भी हो रहा है, ठीक। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन भी है आज कि भैया क्वेश्चन ये है 24 अगस्त का 96 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन होगा, सॉरी दिवस नहीं होगा, डेटा प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, जो डेटा संरक्षण है उससे आप क्या समझते हैं और इसके क्या चैलेंजेस हैं और सोल्यूशन है फॉर द सेम,
क्रिटिकली एनालाइज करिए क्या इसके चैलेंजेस हैं और क्या सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये हमारा फेवरेट सेक्शन आ गया है जिसका नाम है कॉमन गाइस। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये इसके जो है कौन से कथन सही है बताना है। बीजू अगर आ गया वर्ड तो आप लोग के दिमाग में बच जाना चाहिए कि ये जो है आपका ओडिशा से संबंधित है। आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, नहीं, ठीक, तो पहला गलत हो गया, तो आंसर तो हमने निकल गया बी आंसर। लेकिन देख लेते हैं, इसमें भी सेम वैसे आयुष भारत वाला है ना, बिल्कुल वैसा ही है। 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक, 96 लाख फैमिलियों को, लेकिन जो वीमन बेनिफिशियरी होंगी उस केस में 10 लाख रुपए हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है। और साथ ही साथ इसमें जो है 200 हॉस्पिटल जो हैं एम्पेनल्ड है, वहाँ पे जाकर स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो है हेल्थ इंश्योरेंस पाया जा सकता है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये आपकी ओडिशा की स्कीम है, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है संस्कृत से संबंधित है। विश्व संस्कृत दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सत्य हैं। या हर साल श्रवण पूर्णिमा जो होती है उसको मनाया जाता है, ठीक, ये सही है कि गलत है बताइए, अगर नहीं बाउंसर पड़ गया तो कोई बात नहीं। इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, वेल इनफ। और ये जो है सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 1985 में। तो ये वाला जो है गलत है, ट्रू पूछा गया था, तो ये सब गलत हो जाएंगे, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ये सबसे पहली बार तो सेलिब्रेट किया गया था 1969 में, और 2021 में ये 22 अगस्त को मनाया जा रहा है। और सुधर्म जो है एक अकेला, सुधर्म जो है अकेला संस्कृत का न्यूज़पेपर है दुनिया में, सुधर्म नाम है, जो कि अकेला संस्कृत का न्यूज़पेपर है दुनिया में, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत लैंग्वेज जो है दूसरी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी, आधिकारिक भाषा है आपकी उत्तराखंड की, ठीक। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग को यूपीएससी 2021 का अगर जो है कोर्स लेना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564000530 9696060889 पे। और चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।